मैं लोगों के घरों में दूध बेचने का काम किया करती थी। मैं दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती देखकर कोई भी ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकता था कि मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरी शादी कम उम्री में ही हो चुकी थी। शादी को लेकर हर लड़की की तरफ मेरे भी कई सारे ख्वाब थे, लेकिन मेरा शौहर एक नंबर का पियक्कड़ आदमी था। मजबूरी में ही मैं लोगों के घरों में दूध बेचकर अपने घर का गुजारा किया करती थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरा शौहर रात भर मुझे प्यार करे। मेरी भी कई सारे जज्बात थे, लेकिन मैं जब किसी हैंडसम लड़के को देखती तो मेरा इस पर दिल आ जाता था। मैं दूध बेचने के साथ साथ अपनी जरूरतों को भी पूरा किया करती थी। मैं कम उम्र की औरत थी। मुझ में रात भर क्रिकेट खेलने की ताकत कई ज्यादा गुना थी। एक दिन मैंने एक नई हवेली पर दूध बेचने के लिए गई थी। वहाँ का जो मालिक था वो मुझे बड़े ही गहरी गहरी आंखों से देख रहा था। इस मालिक को देखते ही मेरे अंदर के जज्बात थे वो तुरंत उठने लगे थे। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा था। अब यही सिलसिला रोज शुरू होता गया। वो मालिक भी दूध के बहाने मुझे छूने की कोशिश किया करता था, जिससे मेरे तन बदन में एक आग सी लगने लगती थी। एक दिन मालिक के घर पर कोई भी नहीं था। जब मैं दूध देने के लिए गई तो वो मुझे कहने लगा, आज मेरा दूध लेने के मन नहीं है। ये सुनते ही मैं थोड़ी मायूस हो गई। तभी वो मुझे कहने लगा कि आज मेरा तो तुमसे दूध पीने को मन कर रहा है। अगर तुम मुझे पीने के लिए दोगी तो इसके बदले में तुम्हें काफी अच्छी कीमत भी दूंगा। जिससे सुनते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई थी, और तभी वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गया और फिर लाइट बंद करते ही गरम गरम नारियल तेल के साथ मसाज करते करते ही इसने मेरा नाम सीमा है, मेरी उम्र 16 साल है। मैं एक बहुत ही गरीब गांव से ताल्लुक रखती थी। मेरे माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। मेरा भाई ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, लेकिन जब मेरे भाई की शादी हुई तो भाभी के आ जाने के बाद मेरे भाई में बहुत सारे बदलाव आने लगे थे। मेरी भाभी दिन भर मुझसे घर का कामकाज करवाया करती थी। उन्होंने मुझे घर में पूरा नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। मैं जब भी अपने भाई से कुछ पैसे उधार मांगती तो वो भाई को मना करती थी और यही कहते कि इसे पैसे अभी देने की कोई जरूरत नहीं। अगर अब तुमने इसे पैसे दिए तो ये आगे चलकर और ज्यादा चीजों की डिमांड भी करेगी, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। कल इसकी शादी भी होगी दूसरों के घर जाकर, तब यही सब करती रहेगी तो तुम्हारा ही नाम खराब होगा। मेरी भाभी हमेशा ही भाई को भड़काया करती थी। मेरे भाई की शादी मेरे दूर के रिश्तेदार ने करवाई थी। धीरे धीरे मेरा भाई भी अपनी बीवी की बातों में आकर मेरे साथ बहुत ज्यादा बुरा बर्ताव करता था। मैं मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ करती थी। मैं जब भी अपनी सहेलियों के साथ बैठा करती थी तो अपने सारे दुख दर्द में भूल जाया करती थी। सहेलियों के साथ बैठकर मेरा भी मन लग जाया करता था। मेरी सहेलियों की भी शादी अब जल्द से जल्द हो रही थी, क्योंकि हमारे गाँव में लड़कियों की शादी कम उम्र में ही कर दी जाती थी। लेकिन माँ बाप लड़कियों की शादी में लड़के वालों को मुंह मांगी कीमत भी अदा किया करते थे। सहेलियों की शादी होते देखकर मेरे भी कई सारे अरमान थे। मेरा भी मन था कि मेरी शादी एक ऐसे शख्स से हो जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करे। मेरी सहेलियां भी मुझे सुहागरात की रात के बारे में बताया करती थी, जिसे सुनकर मेरे भी जज्बात थे वो उठने लगे थे। मैं कम उम्र की थी, इसलिए मुझे सुहागरात के पीरां के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता था। इसी वजह से मेरी सहेलियों के पास मोबाइल थे, इसलिए वो मुझे वो वाली वीडियो निकालकर बड़े ही आराम से दिखाया करती थी। शुरू में तो मुझे वो सब देखने में बहुत ही ज्यादा शर्म आती थी, लेकिन अब धीरे धीरे मुझ में वो वीडियो देखने की हिम्मत पैदा होने लगी थी। मैं अब रोज वो वीडियो देखा करती थी और यही सोचती थी कि मैं इसी तरह अपने शौहर के साथ शादी की रात प्यार लुटाया करूंगी। मैं इन वीडियो में हर तरह के एंगल का प्यार करने का तरीका सीखा हुआ था। अब मैं दिन रात यही सोचा करती थी कि जब मेरी भी शादी होगी तब मैं खूब मजे किया करूंगी। इस तरह मैं अपनी जिंदगी भी काट रही थी। घर के कामकाज करके मैं शाम को अपनी सहेलियों के साथ बैठकर बातें किया करती थी। अक्सर मुझे अपने शौहर के साथ सुहागरात के बारे में वो बताया करती थी। वो भी इनकी बातों को सुन सुनकर बड़े ही मजे लिया करते थे। धीरे धीरे अब मेरी भी शादी की उम्र हो चुकी थी। इसी वजह से भाई ने भाभी से कहा कि वो मेरे लिए रिश्ता ढूंढने लगे हैं, जिसे सुनते ही भाभी जल्दी खड़ी हो गई और कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। जब भाई और मैंने भाभी की तरफ देखा तो वो सहम कर कहने लगी कि मेरा मतलब है कि मैं खुद अपनी ननन के लिए अच्छा सा रिश्ता ढूंढूंगी। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई थी। मैंने सोचा चलो आज कहीं ना कहीं भाभी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी है, क्योंकि वो भी एक औरत है और मेरी शादी भी एक अच्छे से घराने में करेंगी। यही सोचते सोचते अब कुछ दिन बीत चुके थे। तभी भाभी एक दिन हमें
कहने लगी कि सीमा, एक लड़के की यहाँ रिश्ता पक्का कर दिया है। जब मैं ये बात कही कि भाभी आपने तो इस लड़के को मुझसे मिलवाया ही नहीं, तब भी भाभी कहने लगी ये कोई बात हुई, लड़कियां भला लड़कों से मिलती है क्या। मैंने कहा कि ठीक है तो अपने भाई से क्यों नहीं मिलवाया। दोस्तों मेरी भाभी जो थी वो बड़ी ही चालाक किस्म की थी। उन्हें पता था कि मेरी शादी में लड़के वालों की डिमांड के अनुसार इन्हें देना पड़ेगा। उन्होंने बड़ी ही चालाकी से मेरे भाई से कहा कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छे घराने के लड़के से मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है। और खुशी की बात तो यह है कि इस लड़के का परिवार वालों ने शादी के बिल्ले कोई डिमांड नहीं की, यानी कि हमारा कोई खर्चा नहीं होगा। जिसे सुनकर भाई कहने लगे कि है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मेरी बीवी पर पूरा गर्व है, वो मेरी बहन के लिए बेहतर ही चुनेगी। मैंने भी सोचा कि चलो अच्छी बात है, भाई के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। इसी तरह कुछ दिन बीत चुके थे। भाभी के कहने से मेरी शादी एक हफ्ते के बाद होने वाली थी। इन्हीं हफ्तों में अपनी शादी के लिए मैं बड़ी बेखबर थी। मेरी सहेलियों ने भी मुझे शादी की रात की पूरी ट्रेनिंग पहले से ही दे रखी थी ताकि मुझे कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह दिन गुजर चुके थे। मेरी शादी की रात भी नजदीक आ चुकी थी। मेरी शादी की रात के समय होने वाली थी, इसी वजह से मैं दुल्हे को बिल्कुल भी नहीं देखा था। भाभी ने चुपचाप मुझे सोफे पे ले जाकर बिठा दिया। मैं बड़ी बेकरार हो रही थी। अब आने वाली जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जब मेरा खुद का घर होगा, मेरा खुद का परिवार होगा और मुझे अपने भाई भाभी के घर नौकरानी बनकर बिल्कुल भी नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मैं शायद गलत थी। कभी कभी हम जो सोचते हैं हमें वैसा बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि किस्मत में हमारे क्या लिखा होता है यह हमें बिल्कुल भी नहीं पता। बड़ी ही सादगी के साथ इस रात मेरी शादी हो चुकी थी। मैं शादी करके अपने शौहर के साथ ससुराल में चली गई थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो एक बहुत ही पुराना सा घर था, जहाँ पर दीवारों को भी बिल्कुल भी पेंट नहीं किया गया था। मैंने सोचा कि शादी वाला दिन है, कम से कम लड़के वालों को अपने घर की मरम्मत तो करवा लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं बस इस बात को ज्यादा गौर नहीं किया। जैसे मैं घर के अंदर दाखिल हुई, घर का माहौल बहुत ही ज्यादा अलग किस्म का था, बल्कि हमारे घर से भी ये घर बहुत ही ज्यादा छोटा था। घर में मेरी सास और मेरे शौहर ही अकेले रहा करते थे। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग थी, इसी वजह से कुछ रस्म करने के बाद वो अपने कमरे में चली गई थी। लेकिन जैसे मेरे शौहर ने मुझे मेरे कमरे तक पहुंचाया, कमरे का मंजर देखकर मैं तो थोड़ा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि घर ऐसा था जैसे मानो सदियों से बिखरा पड़ा हो, क्योंकि बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई थी। मेरे शौहर ने कमरे में भेजकर मुझसे कहा कि मैं कुछ देर बाद वापस आता हूँ, तुम बैठकर यहाँ आराम करो। अब मैं बिस्तर पर बैठकर बड़ी बेबसी से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मैंने सोचा चलो घर जैसा भी हो, लेकिन शौहर तो अच्छा निकला, क्योंकि इसने शादी के दौरान हमसे कोई भी डिमांड नहीं की थी। इनमें बहुत ही ज्यादा खुश थी। अब मैं अपने शौहर के साथ आने वाले वक्त के बारे में सोच रही थी। मुझे किस तरह है अपने शौहर से प्यार करना है, शौहर को कैसे अपनी तरफ करना है, यही सोच सोचकर मैं मन ही मन बड़ी ही खुश हो रही थी। लेकिन फिर पूरे 2 घंटे के बाद मेरा शौहर कमरे में दाखिल हुआ, लेकिन वो जिस हाल में आया था इसे देखकर मैं पूरी चौंक सी गई थी, क्योंकि वो पूरा नशे में धुन था। मैंने अपने शौहर को पकड़ा और इन्हें बिस्तर पर बिठाया। तभी मेरे शौहर ने मुझे पकड़कर बिस्तर पर धक्का दे दिया और फिर लाइट बंद करते ही पूरे जोश के साथ मेरे साथ जो किया, उन्होंने मेरी चीखें निकाल दी थी। मैं चाहती थी कि मेरा शौहर मुझसे बेपनाह प्यार करे, लेकिन जिस हाल में और जिस तरीके से ये मुझ पर प्यार लुटा रही थी, ये मुझे बड़ा ही खराब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा हो, लेकिन अभी तक भी मुझे सच्चाई के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था। वही सच्चाई जिसे मेरी भाभी ने मुझसे और मेरे भाई से छुपा कर रखा था। मेरी भाभी ने बड़ी ही चालाकी के साथ ये खेल खेला था। दूसरे दिन जब मैं उठी तो मुझे बिस्तर से उठने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मेरा पूरा बदन कमजोर हो चुका था। लेकिन सुबह सुबह मेरी सास दरवाजा खटखटाने लगी थी। वो मुझे कहने लगी कि बहू जल्दी उठो और घर की साफ सफाई करो, जिसे सुनकर मैं पूरा हैरान रह चुकी थी। भला कौन सी सास बहू को दूसरे दिन घर की सफाई के लिए कहती है। लेकिन मैंने सोचा कि शायद इनका यही रिवाज होगा, इसी वजह से मैं नहा धोकर कमरे के बाहर निकली थी तो मेरी सास ने मुझे झाड़ू पोछा पकड़ा दिया और कहा पूरे घर की अच्छे तरीके से सफाई करो। बहुत टाइम से घर की अच्छी सफाई नहीं कर पाई थी तो तुम आ गई हो, तो अब से तुम ही किया करोगी। ये सब देखकर मैं आंखें बड़ी बड़ी करके अपनी सास की तरफ देख रही थी। इसका क्या मतलब था, लेकिन नई नई शादी हो जाने की वजह से मैं अभी अपनी सास से कोई सवाल जवाब भी नहीं कर सकती थी। इसी वजह से मैं चुप रही। इसी तरह मैंने सारा दिन घर की साफ सफाई में भी बिता दिया था। मेरे हाथों की जो मेहंदी थी वो भी एक ही दिन में धुल चुकी थी, क्योंकि घर काफी दिनों से गंदा पड़ा था, जिसे साफ करते करते मेरे हाथों की मेहंदी जो थी
वो उतरने लगी थी। मैंने सोचा चलो आज मेरा पहला दिन है और ससुराल में तो ये सब तो करना ही पड़ता है और घर भी तो मेरा खुद का ही है। यही सोचकर मैंने रात का खाना बनाकर तैयार भी कर दिया था। तो मेरी सास ने खाया और जब मैं अपने शौहर का इंतजार करने लगी तो मेरी सास मुझे कहने लगी थी कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद बाहर से खाना खाकर ही आएगा। मैंने भी चुपचाप अपनी सास की बात को मान लिया था और वही खाना खाने लगी थी और मेरी सास अपने कमरे में चली गई। तब मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। आज फिर रात को मेरा शौहर लेट वापस आया था और आते वो पूरे नशे की हालत में टूटा, जिसे देखकर मैं फिर से बड़ी ही परेशान होने लगी थी। आज भी मेरे शौहर ने पहली रात की तरह ही मुझ पर अपनी हुकूमत जमाई थी। मैंने कई बार इन्हें पीछे करने की बहुत ही कोशिश की थी, लेकिन मेरे शौहर की जो पकड़ थी वो इतनी मजबूत थी कि मैं इन्हें अपने से दूर भी ना कर सकी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। मुझे जैसे लग रहा था जैसे ये मानो इस घर में काम करने के लिए आई हूँ और रात को भी इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो चुका था। मेरा शौहर रोज रात को नशे की हालत में आता और मेरे साथ जो जबरदस्ती करता, धीरे धीरे मुझे समझ में नहीं आने लगा था कि मेरी भाभी ने ही मेरे साथ गलत किया है। उन्होंने मेरी जिंदगी खराब कर दी। उन्होंने ही मेरी शादी शराबी के साथ कर दी, जिसके बदले मेरे ससुराल वालों ने कोई डिमांड नहीं की थी। मेरा दिल बहुत किया था कि मैं अभी जाकर अपने भाई भाभी को ये सारी सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन मुझे पता था कि मेरा भाई फिर से मुझ पर यकीन नहीं करेगा और फिर वो भाभी का ही साथ देगा। इसी वजह से मैंने अपनी किस्मत समझकर आगे की जिंदगी बिताने लगी थी। मन ही मन में बहुत दुखी थी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी। घर के हालात भी खराब होते जा रहे थे, क्योंकि मेरा शौहर एक दिन पैसा कमाता तो दूसरे दिन इसे पैसे को उजाड़ देता। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कहीं नौकरी भी कर सकूं। मेरे ससुराल में 2 गायें थी। जो मेरी सास थी वो गायें का दूध बेचकर ही अपने घर का गुजारा किया करती थी। मैं भी धीरे धीरे गायें का दूध बेचना शुरू कर दिया था। मैं दूध बेचने के लिए लोगों के घरों में जाया करती थी। धीरे धीरे मेरे हालात बेहतर होने शुरू हो चुके थे, लेकिन मेरा शौहर फिर से जबरदस्ती इन पैसों को छीनकर शराब पीने के लिए चला जाया करता था। मैं अपनी किस्मत को बहुत ही कोसती थी। अल्लाह ने आखिर मुझे किस चीज की सजा दी है। तभी मुझे एक दिन पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ बनने की खुशी में मुझे अपनी जिंदगी में एक रोशनी की किरण मिली थी। बच्चों को देखकर ही मैंने अपनी आने की जिंदगी के बारे में सोच लिया था। मेरी सास भी अच्छी किस्म की थी। बच्चे की खुशी में इसने मेरे साथ देना शुरू कर दिया था। अब वो घर के कामकाज में भी मेरी मदद किया करती थी। मेरा शौहर इस हालत में मेरे साथ गलत ना करे, इसी वजह से इसने मुझे अपने साथ अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी थी। इसी तरह मैं भी अपनी जिंदगी बिता रही थी। अब मैं आने वाली जिंदगी के बारे में सोचने लगी थी कि मेरे छोटे छोटे बच्चे होंगे और वो मुझे माँ माँ कहकर पुकारेंगे। शौहर का तो प्यार इस जन्म में मिला ही नहीं और ना ही मुझे मेरी माँ बाप का मिला। कम से कम मेरे खुद के बच्चों को तो होंगे। तो यही सोचकर मैं बहुत ही खुश थी। फिर पूरे 9 महीनों के बाद मैंने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। कुछ दिन तो मैं बिस्तर पर ही आराम किया कर रही थी, क्योंकि बच्चे हो जाने की वजह से मुझ में बहुत कमजोरी आ चुकी थी। लेकिन अब धीरे धीरे घर के हालात भी फिर से खराब होने लगे थे, क्योंकि मेरा शौहर तो कोई कामकाज बिल्कुल भी नहीं करता था। इसे बिल्कुल भी मेरे बच्चों की कोई भी फिक्र नहीं थी। मेरी सास ही थी जो मेरे बच्चों को देखभाल किया करती थी। फिर 1 महीने के बाद मैं फिर से दूध बेचने का काम शुरू कर दिया था। 1 महीना दूध ना बेचने की वजह से जो मुझसे दूध खरीदा करते थे उन्होंने किसी और से दूध लेना शुरू कर दिया था। इसी वजह से अब मुझे दूध बेचने में थोड़ी परेशानी होने लगी थी। मैं जब शाम को अपने बच्चों के पास आती तो वो भूख से बिलखते रहते और रो रहे होते, जिसे देखकर मुझे काफी दर्द भी होता। मैं मन ही मन में बहुत दुखी होती कि कम से कम अपने बच्चों के लिए भी कुछ नहीं कर पा रही। मेरी सास मुझे बहुत ही हिम्मत दिया करती थी। वो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुम बिल्कुल भी हार मत मानो। देखो कहीं दूसरी जगह पर जाकर दूध बेचा करो, शायद वहाँ किसी को जरूरत हो। यही सोचकर मैं दूसरी जगह पर जाकर लोगों के घरों में दूध बेचना फिर से शुरू कर दिया था। कुछ दिन तो मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे मेरे दूध की बिक्री होने भी लगी थी। लोग दूध के बदले मुझे काफी अच्छी कीमत भी दिया करते थे, जिससे मेरे घर के हालात बहुत बेहतर होने भी शुरू हो चुके थे। एक दिन जहां मैं दूध बेचने के लिए रोज जाया करती थी, वहां एक औरत थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। वो औरत मुझे कहने लगी कि तुम्हारा दूध बाकी दूध के मुकाबले काफी फ्रेश होता है,
तुम एक काम करना, यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ा सा बंगला पड़ता है, तुम वहाँ पर भी रोज दूध देकर आना, वहाँ पर वो तुम्हें काफी अच्छी कीमत भी देंगे। जिसे सुनते ही मैंने अंदर ही अंदर बहुत ही खुशी हुई थी। मैं बहुत ईमानदार लड़की थी, मैंने कभी भी दूध में मिलावट नहीं की थी। इसी वजह से लोग मुझसे दोबारा दूध खरीदा करते थे। दूसरे दिन इस औरत के कहे के मुताबिक मैं इस पते पर पहुंच चुकी थी। वो अब बंगला आगे से काफी ज्यादा दूर भी था, जिसे चलते चलते मेरे पैरों में सूजन आने लगी थी। वो घर बाकी घरों के मुकाबले काफी अलग सा था। जब मैं इस बंगले का दरवाजा खटखटाया तो सामने एक बहुत ही हैंडसम सा आदमी आकर खड़ा हो चुका था। उसे देखकर मैं थोड़ी हड़बड़ा सी गई थी। वो मुझे देखकर घूर घूर कर कहने लगा कि आप कौन हो? मैंने कहा, जी मुझे यहाँ पर बताया गया था कि यहाँ पर फ्रेश दूध की जरूरत है। इस आदमी ने कुछ देर मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देखा और फिर मुझे पूछने लगा, तुम कहीं दूध में मिलावट तो नहीं करती? मैंने ये कहा कि नहीं नहीं, आप एक बार इस दूध को खरीदें, जब आप इसे खरीदेंगी तब आपको खुद पता चल जाएगा। फिर इस आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद मुझे कहा कि ठीक है, तुम रोज मुझे 1 लीटर दूध रोज दे दिया करो। दूध देने के बाद मैं अपने वापस घर आ चुकी थी। अब मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे एक और जगह पर दूध बेचने का काम मिल चुका था। अब मैं रोज इसी तरह दिन रात मेहनत किया करती थी और रात को जब मैं घर आती तो अपने बच्चों के साथ वक्त बिताया करती थी। धीरे धीरे मैं अपने बच्चों की जरूरतों को भी पूरा करने लगी थी। लेकिन मेरी जिंदगी में मुश्किलें कम ही नहीं थी, अभी भी बहुत सारी परेशानियां आनी बाकी थी। एक दिन मैं उस आदमी के घर दूध बेचने के लिए गई थी। जब इसने दरवाजा खोला तो इसे कुछ देर बाद ही अंदर से एक बहुत ही तेज तेज एक बच्चे के रोने की मुझे आवाज आने लगी थी। वो आदमी भागता हुआ इस बच्चे को चुप कराने के लिए घर के अंदर चला गया था। बच्चे की पुकार से मैं भी अंदर भागती हुई आई थी। इसका बच्चा बहुत ही जोरों से रो रहा था। वैसे वो बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा था, जैसे वो आदमी बच्चे को चुप करा रहा था। मैं एक माँ थी और इसी वजह से मैंने इस बच्चे को गोद में लेने के लिए कहा कि मैं इसे चुप करा देती हूँ। वो मुझे आदमी बड़ी बड़ी आंखें देखते हुए कहने लगा कि तुम तो एक लड़की हो और तुम कहाँ से बच्चे को संभाल पाओगी। तभी मैंने इसे कहा कि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आप एक बार मुझ पर यकीन करें। जब इसने बच्चे को मेरी गोद में दिया तो वो कुछ ही देर बाद वो बच्चा चुप हो चुका था। वो बच्चा बड़ा ही देखने में खूबसूरत था। इसकी मासूमियत इस बच्चे के चेहरे पर पूरी झलक रही थी। वो आदमी मुझे फिर से बड़ी बड़ी गहरी आंखों से देख रहा था। तभी वो मुझे कहने लगा कि तुम्हारी उम्र से तो ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ। कुछ देर बच्चा शांत हो जाने से मैंने इस आदमी को वापस कर दिया और दूध देने के बाद मैं अपने घर आ चुकी थी। अब मैं रोज दूध देने के बाद इस आदमी के साथ बातचीत किया करती थी। वो आदमी बड़ा ही शरीफ इंसान था। इसने बताया था कि इसका एक बच्चा है और बच्चे की डिलीवरी के बाद इसकी माँ चल बसी थी। इसी वजह से तभी से वो बच्चे को खुद ही संभाल रहा है। इसे बहुत दिक्कत होती है बच्चे को संभालने में। मैंने कहा तो आप चाहिए तो किसी अच्छी सी लड़की को देखकर शादी भी कर सकते हैं। तभी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, कोई भी दूसरी औरत दूसरे बच्चे को माँ जैसा प्यार बिल्कुल भी नहीं दे सकती। तभी इस आदमी ने मेरे बच्चे के बारे में भी पूछा था। मैंने भी इसे अपनी कहानी बता दी थी। वो आदमी काफी नेक दिल इंसान था। अब मैं रोज इसके घर दूध बेचा करती थी और इसके बच्चों के साथ थोड़ा वक्त भी बिताया करती थी। इसका बच्चा भी मेरे साथ काफी अच्छे से घुल मिल भी चुका था। अब मैं इसी तरह अपनी जिंदगी में गुजार रही थी। मेरा शौहर तो दिन रात अब नशे की हालत में रहता था। इसे तो मेरी और मेरे बच्चों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहती थी, बल्कि इसे तो अपने खुद की सगी माँ की भी कोई फिक्र नहीं रहती थी। मेरी सास थोड़ी बुजुर्ग होती जा रही थी। अब मेरे बच्चे थोड़े बड़े होते जा रहे थे। धीरे धीरे बच्चों को संभालना मेरे लिए भी मुश्किल होता जा रहा था। फिर एक दिन मेरा बच्चा बहुत तेज बीमार हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे कहा कि दोनों बच्चे जुड़वा हो जाने की वजह से दोनों को ही तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को निमोना हो चुका था। इसके लिए काफी सारे पैसों की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे पास इतने सारे पैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। मैं भागती हुई घर आकर अपने शौहर से भीख मांगने लगी थी, लेकिन वो तो मुझे धक्का देकर दोबारा घर से चला जा चुका था। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैं जिन जिन घरों में दूध बेचा करती थी मैं वहां जाकर भीख मांगने लगी थी, लेकिन इतनी बड़ी रकम के लिए कोई भी मेरी मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मेरे पास सिर्फ अभी एक ही घर बचा था। मैं भागती हुई इस आदमी के घर पहुंची थी। मुझे इतना हड़बड़ाया हुआ देखकर वो आदमी मुझे कहने लगा, क्या हुआ सीमा? मैं जल्दी से इसके आगे हाथ जोड़ दिए कि मुझे अभी कुछ पैसों की अर्जेंट जरूरत है। मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं और इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। मेरे बच्चों के अलावा मेरा दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा शौहर भी पूरा निकम्मा है। वो अभी मेरी मदद बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। इसे तो मेरे बच्चों की बिल्कुल भी परवाह नहीं है।
कुछ देर तो वो आदमी सोचने लगा और फिर इसके बाद इसने मुझे ये कैसी बात कही जिसे सुनकर मेरे पूरे होश उड़ चुके थे। वो आदमी मुझे कहने लगा कि आज मैं दूध तुमसे बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैंने कहा अभी आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? तभी वो कहने लगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जिसे सुनकर मैं पूरा हक्का बक्का रह चुकी थी। वो कहने लगा मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, देखो मेरी बीवी इस दुनिया में नहीं है और मुझे भी अपने बच्चे के लिए एक माँ की जरूरत है। तुमने मेरे बच्चे को एक माँ जैसा प्यार दिया है और मेरा बच्चा भी तुम्हारे साथ काफी अच्छे तरीके से घुल मिल चुका है। तुम मुझे अच्छी लगती हो, इसी वजह से मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तभी मैं कुछ देर चुप हो चुकी थी। वो बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। तभी वो मुझे कहने लगा कि तुम अपने शौहर की भी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वैसे इसे मैं कुछ पैसे देकर तुम्हें डिवोर्स दिलवा दूंगा ताकि तुम आराम से मुझसे शादी कर सकती हो। देखो इससे तुम्हारी भी भलाई है, क्योंकि तुम्हें भी पता है तुम्हारा शौहर कभी भी तुम्हारी आने वाले वक्त में तुम्हारे बच्चों की साथ बिल्कुल भी खड़ा नहीं रहेगा। वो एक शराबी इंसान है। वो एक शराबी इंसान के साथ जिंदगी क्या होती है वो तुम अच्छे तरीके से जानती हो, और तुम कब तक ऐसे धक्के खाती रहोगी। मैं चुपचाप इस आदमी की सारी बातें सुन रही थी। वो आदमी जो बातें कर रहा था वो एक हिसाब से बहुत ही सही कर रहा था। मैंने जब से शादी की है मैंने तब से कई सारे दुख खुद ही झेले हैं। मेरे शौहर ने कभी भी मेरा साथ नहीं दिया, इसने कभी भी मेरी जरूरत को नहीं समझा, और अगर आज मैं इस आदमी की बात नहीं सुनती तो मेरे बच्चों की भी जिंदगी का सवाल है। मुझे अपने बच्चों के लिए इस आदमी के साथ शादी करनी ही पड़ेगी। तभी मैंने इस आदमी की बात को मान लिया था। फिर इस आदमी ने मेरे कहे मुताबिक मुझे 2 लाख रुपए दिए थे, जो मैंने अपने बच्चों को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। कुछ दिन मेरे बच्चों का इलाज चलता रहा और इसके बाद मेरे बच्चे बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे। मैंने वापस अपने घर ले आई थी। अब कुछ दिन बाद वो आदमी मेरे घर आ पहुंचा। उसने मेरे शौहर को 1 लाख रुपए दिए। इसके बदले मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दिया। इसने एक बार भी मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं भी चुपचाप तलाक के पेपर पर साइन करके इस आदमी के साथ कोर्ट में जाकर शादी कर ली थी। फिर इसके बाद मैं इसके घर आकर रहने लगी थी। कुछ दिन तो मुझे बहुत ही अजीब सा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे इस आदमी के मेरे बच्चों के लेकर जो मोहब्बत थी इसे देखकर मैं पूरी पिघल चुकी थी। वो आदमी सच में नेकदल इंसान था। वो मेरे बच्चों में कभी भी फर्क नहीं देखा था। इसने मेरे बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह ही प्यार दिया था। जब भी वो शाम को घर वापस आता तो अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों के लिए भी खिलौने लेकर आता था। अब धीरे धीरे मुझे भी इस आदमी से मोहब्बत होने लगी थी। शादी के हो जाने के बाद हमने एक बार भी सुहागरात नहीं मनाई थी, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे कहा था कि जब तुम चाहोगी तभी मैं तुम्हारी करीब आऊंगा। इसी वजह से मैं शाम को अपने शौहर के आने से पहले ही पूरे घर को अच्छे तरीके से सजा लिया था। जब मेरा शौहर घर के अंदर दाखिल हुआ तो वो मुझे देखकर हैरान हो चुका था। मैंने सारे बच्चों को दूसरे रूम में सुला दिया था। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ कमरे में ले गई और कमरे में आकर बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देख रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी एक स्माइल थी। मैंने इसका हाथ पकड़कर इसे कहा कि तुम मेरी जिंदगी में आए हो और मेरी बदल चुकी है। मेरे बच्चों को बेहतर बाप मिल चुका है। अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो शायद अभी भी मैं अपनी जिंदगी में परेशानियां झेल रही होती। इसके आगे मैं इसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी मेरे शौहर ने मुझे चुप कराते हुए कहा कि जो वक्त गुजर चुका है इसे छोड़ो और जो वक्त है इसे अच्छे से एंजॉय करो। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और फिर हमने एक दूसरे पर खूब जम के प्यार भी किया था। आज मेरी जो जन्मों की प्यास थी मैंने वो पूरी की थी। जो मेरी शादी को लेकर ख्वाब थे वो आज मेरे पूरे हुए थे। आज मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा शौहर हो, मेरा शौहर मुझ पर खूब प्यार लुटा रहा हो। अब मैं अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबा दिएगा। और मिलते हैं अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।